नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा सिकंदर का आक्रमण। जहां इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि भारतीय इतिहास में सिकंदर के आक्रमण का क्या रोल है, आखिर वो कौन से कारण है जिसकी वजह से सिकंदर भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए आकर्षित हुआ, और उसके बाद वो कौन से कारण है जिसकी वजह से सिकंदर पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर पाया। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तमाम क्वेश्चन इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। चैप्टर में जो सबसे पहले पढ़ाया जाएगा वो ये पढ़ाया जाएगा कि अगर आपको अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के बारे में जानना है तो कौन कौन से सोर्सेस हैं जहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले स्रोत बताए जाएंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि ये कहाँ पर पैदा हुए थे, इनके पिताजी का नाम क्या था और किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई थी। फिर एक किताब है इंडिके जिसके राइटर हैं एरियन, इस किताब के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी। और अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसके कौन कौन उत्तराधिकारी होंगे, ये बात भी इस चैप्टर में बताई जाएगी। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा, ये भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो इससे पहले चैप्टर शुरू करें उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अलेक्जेंडर का जो जन्म है वो 356 ईसा पूर्व होता है, और जो इसकी मृत्यु है वो 32 साल की उम्र में ये मर गया था। तो 32 साल की उम्र यानी कि 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। तो सिकंदर का टाइम पीरियड आपको पता चल गया है। तो सिकंदर का जो जन्म है वो कब हुआ, 356 BCE में यानी कि ईसा पूर्व में, और सिकंदर की मृत्यु कब हुई है, 323 ईसा पूर्व में। तो ये डेट अपने माइंड में रखोगे आप तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने पुराने इतिहास की हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सिकंदर की बर्थ डेट पता चलेगी आपको 356 BCE, और डेथ कब हुई है उसकी 323 BCE में। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो इतना तो आपको पता चल गया कि हम कम से कम आज से 2500 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उतना पुराना इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है, और प्रस्तावना हमें यह बता रही है कि आज से 2500 साल पहले भारत की स्थिति कैसी थी। तो देखो, अगर हम उस समय की बात करें तो भारत में बहुत सारी रियासतें थी और हर रियासत का अपना एक राजा था। तो यानी कि अगर हम भारत की बात करें, जो आज आपको भारत दिखाई देता है, वो भारत बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो रियासतें थी ये आपस में लड़ती रहती थी, यानी कि इन रियासतों में एकता नहीं थी। तो ये रियासतें आपस में लड़ती रहती थी, हर एक छोटा राजा दूसरे छोटे राजा से आपस में लड़ता रहता था। उसका रीज़न ये था कि उस दौरान ना कोई भी एक बड़ा साम्राज्य नहीं था जो पूरे के पूरे भारत को कंट्रोल कर सके। भारत की इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर भारत पर बाहरी लोग अटैक करते थे, और ये जो अटैक होते थे, ये यहाँ पर एक देश है, आज के टाइम पे अगर नक्शे में देखोगे तो यहाँ पर एक देश है ईरान। तो ईरान, या फिर पुरानी किताबों में जो यूज़ होता है वर्ड, वो होता है फारस। तो ईरान और फारस बात एक ही है, चाहे फारस के अटैक हो चाहे ईरान के अटैक हो, बात एक ही है। ठीक है। तो ये लोग यहाँ पर अटैक करते रहते थे, और एक टाइम ये आया कि ईरान के राजाओं ने आज का जो पाकिस्तान है, जो कि उस समय भारत का हिस्सा था, वहाँ के पंजाब वाले इलाके पर कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से जो इंडिया का पंजाब वाला एरिया था, सिंध वाला एरिया था, वो किसके अंडर में था, वो ईरानियों के अंडर में था। तो अगर आप किताब की लैंग्वेज में देखोगे तो ये आएगा कि 6th सेंचुरी BC में अगर हम बात करें तो देसी रियासतें आपस में संघर्ष करती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल कंबोज, गंधार, मद्रास जैसी जो रियासतें थी, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और इस लड़ाई का कारण ये था कि कोई भी एक शक्तिशाली राजा नहीं था। किसी भी तरीके से इन रियासतों को संगठित नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक अस्थिरता थी, कोई भी शक्तिशाली राजा भारत में शासन नहीं कर रहा था उस समय। जो भी छोटे छोटे राजा थे ये आपस में लड़ रहे थे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो फारस के राजा थे, और अभी मैंने बताया जब जब फारस की बात आएगी वो आप आज आज के ईरान से कंपेयर करोगे तो ईरान का ही पुराना नाम एक तरीके से हम फारस कह सकते हैं। तो फारस में उस समय जो राजा थे वो थे एकेमेनियन। तो एकेमेनियन जो राजा थे वो इस और अट्रैक्ट हुए। उन्होंने भारत की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए भारत का जो वेस्टर्न वाला एरिया है, पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर अटैक कर दिया। और ना सिर्फ अटैक किया, ना सिर्फ आक्रमण किया, बल्कि पंजाब वाला एरिया, सिंधु वाला एरिया, सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र था, उसे जीत भी लिया। तो उस समय ईरान के पास टोटल 28 एरिया थे, जिन्हें हम 28 छत्रप कहेंगे। और उनमें से भारत का जो ये क्षेत्र था ये 20वां प्रांत था, यानी कि टोटल 28 प्रांत थे। जैसे आज भारत में 28 स्टेट है, ठीक है, उस समय हम ये कह सकते हैं ईरान के 28 प्रांत थे, 28 छत्रप थे। और उन क्षेत्रों में 20वां जो क्षेत्र था वो कौन था, भारत का क्षेत्र। वो कौन सा वाला, सिंधु नदी के पार वाला।
तो सिंधु नदी एक तरीके से बाउंड्री बन गई। सिंधु नदी के इस पार वाला एरिया भारत रह गया और उस पार वाला एरिया धीरे धीरे करके ईरान के कंट्रोल में चला गया। अच्छा, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ईरान वाली बात, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक टाइम ऐसा आएगा कि ईरान और यूनान के बीच में लड़ाई होगी। यूनान की तरफ से जो है वो सिकंदर होगा और ईरान की तरफ से जो वहाँ के शासक होंगे। तो ईरान वर्सेस यूनान में ये लड़ाई होगी कि पूरे विश्व को कौन जीतेगा। और इसी यूनान वर्सेस ईरान की लड़ाई की वजह से यूनान की तरफ से जो सिकंदर है वो अटैक करेगा भारत के पश्चिमोत्तर वाले एरिया में। तो सिकंदर का भारत पर अटैक हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण एक क्या था, क्योंकि ईरान और यूनान के बीच में लड़ाई चल रही थी और ईरान और यूनान की इसी लड़ाई की वजह से जो है यूनानी राजा सिकंदर भारत की तरफ अटैक करेगा। तो अब तक की सिर्फ बात इतनी सी है कि भारत जो है आज से अगर हम 6th सेंचुरी BC की बात करें, उस दौरान पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बहुत सारी रियासतें हैं। ये रियासतें आपस में लड़ रही हैं, एकता नहीं है। उसका रीज़न है कोई भी बड़ा राजा यहाँ पर नहीं है। परिणाम ये हुआ कि ईरान के राजाओं ने इस ओर अटैक कर दिया। इस ओर अटैक करने के बाद उन्होंने सिंधु नदी के पास का आसपास का सारा एरिया जीत लिया। और ये एरिया इतना ज़बरदस्त था कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर सोने के रूप में यानी गोल्ड के रूप में यहाँ से लगभग 1/3 हिस्सा टैक्स में चला जाता था। आगे चलकर ये एरिया क्या है, अलेक्जेंडर जीत लेगा। ईरानी लोगों के आक्रमण की वजह से भारत का जो कल्चर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। भारत में एक नई लिपि आई जिसे खरोष्टी लिपि कहते हैं। और आगे चलकर जब भारत का राजा अशोक बनेगा तो अशोक के टाइम पे उसके जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे जाएंगे। ये अरबी की तरह लिखी जाती थी लिपि, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है उस समय की सिचुएशन का कि इंडिया की सिचुएशन उस समय कैसी थी। तो अगर हम 6th सेंचुरी BC की बात करें, 5th सेंचुरी BC की बात करें, 4th सेंचुरी BC की बात करें, तो वहाँ तक का खेल ये है कि भारत में कोई भी एक बड़ा राजा नहीं है जिसने भारत को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा हो, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे राजा शासन कर रहे हैं अपने अपने एरिया में और इन सभी राजाओं के आपस में युद्ध हो रहे हैं। ईरान के राजा इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही छोटे राजाओं को हराना बहुत आसान है। वो यहाँ पर अटैक करते हैं और सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया है पंजाब सिंध तक पूरा कब्जा कर लेते हैं और आज का जो पाकिस्तान है वो उस एरिया को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ता है, इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ता है, तो इसका प्रभाव भारत पर ये पड़ा है कि बड़े पैमाने पर जो ईरान का कल्चर है वो भारत में आ गया। वहाँ की भाषा आ गई, वहाँ की लिपि खरोष्टी लिपि आ गई जो कि अरबी बेस पर थी, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ईरान और यूनान यानी कि फारस और ग्रीक के बीच में एक कंपटीशन सा चलेगा कि कौन पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लेगा, कौन पूरे विश्व को जीतेगा। और ऐसे में यूनान की तरफ से अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर अटैक करेगा और फारस के क्षेत्रों को जीतता हुआ वो इंडिया की तरफ भी आ जाएगा, क्योंकि उस समय का जो इंडिया का सिंध वाला एरिया था वो ईरान के कब्जे में था। इसलिए तो अगर आपसे कोई पूछे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था वो उस समय ईरान के कब्जे में था और यूनान की लड़ाई हो रही थी। इतनी बात यहाँ तक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें अलेक्जेंडर के बारे में जानना है तो हमें कौन कौन से सोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जो अलेक्जेंडर के युग के इतिहास की जानकारी देते हैं। कुछ किताबें की यहाँ बात करिए, कुछ राइटर्स की बात करिए। जैसे एक राइटर है बहुत बड़े जिनका नाम है एरियन, जिनकी किताब है इंडिके। ऐसी एक राइटर है जिनका नाम है कर्टियस रूफस। तो कर्टियस रूफस बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने अलेक्जेंडर के बारे में लिखा है। इनकी किताब है हिस्टोरिया अलेक्जेंड्री मैग्नी, जिसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्लूटार्क, ठीक है। तो प्लूटार्क की बात करें तो इन्होंने जीवनी लिखी है सिकंदर की। एक व्यक्ति ऐसे हैं डायोडोरस सिरिकुलस, इनकी किताब है बिब्लियोथिका। ऐसे एक व्यक्ति हैं स्ट्रोबो, जिन्होंने ज्योग्राफी लिखी है। तो अगर हम एरियन की किताब पढ़ें, कार्टियस रूफस की किताब पढ़ें, प्लूटार्क की किताब पढ़ें, डायोडोरस की किताब पढ़ें, स्ट्रैबो की किताबें पढ़ें, तो इन किताबों से हमें अलेक्जेंडर के बारे में पता चलेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड पर इनमें से कोई भी किताबें नहीं लिखी हैं। अलेक्जेंडर के बारे में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसमें और अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड में 200-300 सालों का अंतर है। इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि ये किताबें सिर्फ इमेजिनेशन के बेस पर है, ठीक है। केवल और केवल क्या हैं, काल्पनिक हैं, बयानबाजी हैं और कुछ नहीं है। तो ऐसे में हम प्रमाणिकता सिद्ध नहीं कर सकते, हम ये चीज़ सेट नहीं कर सकते कि जो इन किताबों में लिखा वो बिल्कुल सही ही है। तो अलेक्जेंडर के बारे में अगर आपको जानना है तो बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनकी हम किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या वो जानकारी विश्वसनीय है, उपयोगी है, ये नहीं कह सकते हम। हाँ, फिर भी हमें बहुत सारा इतिहास पता चलता है, ठीक है। अगर आपको सबसे गंभीर किताब पढ़नी है तो आप एरियन की किताब पढ़ सकते हो जिसका नाम इंडिके है। तो एरियन की बात करें, उसने अलेक्जेंडर के युग के बारे में सबसे गंभीर व्याख्या की है। उसने अलेक्जेंडर की याद में बहुत सारे सोर्सेज लिखे हैं और अलेक्जेंडर को श्रद्धांजलि दी है। इस बंदे की किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर, यानी कि एरियन ने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर।
ये किताब लिखने के लिए उसने टॉलमी की किताब, एरिस्टोबुलस की किताब, नियरकस की किताब और एरिस्टोनिस की किताब पढ़ी, और उस पढ़ने के बाद उसे जो जो चीज़ उसमें से सही लगी वो इसने लिख दिया। यानी कि जब हम बात करते हैं एरियन की किताब की, तो एरियन एक आम सैनिक है, अलेक्जेंडर की याद में एक किताब लिख रहा है। इस किताब को लिखने के लिए वो टॉलमी की ज्योग्राफी पढ़ रहा है, एरिस्टोबुलस की किताब पढ़ रहा है, नियरकस की भी किताब पढ़ रहा है, एरिस्टोस्थिनिस की किताब पढ़ रहा है, और उसके बाद उसमें जो चीज़ उसे सही लग रही है उसे वो अपनी किताब में लिख दे रहा है। इतनी बात क्लियर है। इन सभी जो हमने राइटर्स की बात करी है इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टियस रूफर की, जिसका पूरा नाम था क्विंटस कार्टियस रूफर। तो यह इसने क्या करा है, इसने अलेक्जेंडर के बारे में एक किताब लिखी है जिसका नाम है मोनोग्राफ विनिबंध, जिसे आमतौर पर हिस्टोरिया अलेक्जेंड्री कहा जाता है। तो एशिया में अलेक्जेंडर यानी कि एशिया में सिकंदर के जो कारनामे हैं वो सारे कारनामे इस किताब में लिखे हैं, और इस किताब का राइटर कौन है, कार्टियस रूफस। ऐसी एक और लेखक है जिसका नाम है प्लूटार्क। ये एक यूनानी लेखक है यानी कि एक ग्रीक राइटर है जिसने जीवनियाँ लिखी हैं, अलेक्जेंडर की जीवनियाँ भी लिखी हैं, और ये यूरोप के इतिहास लेखन से बहुत प्रभावित था। ऐसे एक बंदा स्ट्रैबो है, ये भूगोल शास्त्री है, इतिहासकार भी कहा जाता है। इसने किताब लिखी है ज्योग्राफी, ठीक है, जो अगस्टस के टाइम पीरियड के दौरान सारी जानकारी जो है लिखी हुई है रोम साम्राज्य के बारे में। ऐसे कैसेंड्रिया के एक राइटर हैं जिनका नाम है एरिस्टोबुलस। हालांकि मैं राइटर बोल रहा हूँ ये चीज़ गलत है, ये सब हिस्टोरियन रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं। अलेक्जेंडर के अभियानों में ये उनके साथ रहे हैं, कौन, एरिस्टोबुलस। तो ऐसे में जो इन्होंने चीज़ें लिखी हैं वो अपने आमने सामने देखी हुई चीज़ें लिखी हैं। ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डायोडोरस सेल्यूकस, ये भी एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, यूनानी इतिहासकार थे। ऐसे एक व्यक्ति हैं नियरकस, ये अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की मैसेडोनियन सेना में एक अधिकारी थे, और इन्होंने भी अपने सामने जो चीज़ें हुई उनको लिखा है। ऐसी एक और हिस्टोरियन है जिनका नाम है एरिस्टोस्थनीस, ठीक है, ये भी एक ग्रीक जो है हिस्टोरियन रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, खगोल शास्त्री भी लिख रहे हैं, और एक पोइट यानी कवि भी रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई अलेक्जेंडर के बारे में जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो आप इन सब के नाम बता दोगे कि कार्टियस रूफस, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, इसके अलावा एरिस्टोबुलस, सेल्यूकस, नियरकिस और एरिस्टोस्थनीस। ये कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, और इनकी किताबों में अलेक्जेंडर के बारे में हमें पता चलता है। तो ये तो बात हो गई सोर्सेज की कि हाँ कौन से सोर्सेज को पढ़कर हमें अलेक्जेंडर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब हम जान लेते हैं इस अलेक्जेंडर के बारे में, इस सिकंदर के बारे में, जिसने दुनिया में इतना नाम कमाया है कि आज भी इनके नाम की जो है दलील दी जाती है। तो देखो, जब हम ग्रीक की बात करते हैं यानी कि प्राचीन यूनानी संसार की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक पर्वत था, एक पहाड़ था जिसका नाम था ओलंपस पर्वत, ठीक है। तो यूनान की बात करें तो यूनान में एक जगह थी, एक पर्वत था जिसका नाम था ओलंपस पर्वत। ओलंपस पर्वत में कुछ लोग साउथ में रहते थे और कुछ लोग नॉर्थ में रहते थे। जो लोग नॉर्थ में रहते थे यानी कि जो लोग इसके उत्तर में रहते थे उन्हें मैसिडोनियन या मैकेडोनस कहा जाता था, जो कि एक यूनानी शब्द है। तो यूनान के जो दक्षिण में लोग रहते थे वो अपने आप को यूनानी मानते थे, और उत्तर वाले लोगों को यूनानी नहीं मानते थे, उन्हें बर्बर मानते थे, अत्याचारी मानते थे, असभ्य मानते थे। यानी कुल मिला के जो ग्रीक लोग थे वही नॉर्थ लोग यानी कि मैसेडोनियन को बिल्कुल भी ग्रीक नहीं मानते थे, असभ्य मानते थे, ये कहते थे इनके अंदर सभ्यता नहीं है। अब तक की बात इतनी सी है कि यूनान की ज्योग्राफी में एक पर्वत है ओलंपस पर्वत, उसके एक लोग कुछ नॉर्थ में रहते हैं, कुछ साउथ में रहते हैं। इन नॉर्थ और साउथ लोगों की आपस में बनती नहीं है, ये आपस में लड़ाई करते रहते हैं। जो नॉर्थ के लोग हैं इन्हें मैकडोनल्स या फिर मैसिडोनियन कहा जाता है, ठीक है, और जो साउथ के लोग हैं वो ग्रीक लोग हैं, और वो इन नॉर्थ वाले लोगों को अपना नहीं मानते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। नॉर्थ यानी कि मैसेडोन वाले जो लोग हैं इनकी बात करें तो इनमें से एक राजा था फिलिप द्वितीय, फिलिप सेकंड, जो कि अलेक्जेंडर के फादर थे। फिलिप द्वितीय ने पहली बार इन दोनों क्षेत्रों को एक किया और इनकी लड़ाइयों को क्या करा, ख़त्म करा, और पूरे के पूरे एरिया को ग्रीक के अंडर में ला दिया। अलेक्जेंडर के जन्म के बारे में मैंने आपको बताया था, जुलाई 356 BCE में हुआ है, यानी कि अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ है। इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, और फिलिप द्वितीय वो बंदे हैं जिन्होंने नॉर्थ और साउथ की लड़ाई को ख़त्म किया और पूरे के पूरे एरिया को जीतकर खुद को उसका राजा घोषित कर दिया। आगे चलकर फिलिप द्वितीय पूरे यूनानी क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और इस जगह को नाम देंगे लीग ऑफ द कॉरिंथ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे के पूरे यूनानी साम्राज्य को एकजुट कौन करेगा, जो कि नॉर्थ और साउथ के बीच की लड़ाई चल रही थी, तो वो कौन है, अलेक्जेंडर के फादर, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है फिलिप द्वितीय। अब क्या होगा, आगे चलकर ग्रीक और फारस की लड़ाई शुरू हो जाएगी।
यानी कि यूनान और फारस की लड़ाई शुरू हो जाएगी, और फारस मतलब ईरान। तो यूनान और फारस की लड़ाई में ये देखेंगे अलेक्जेंडर के फादर फिलिप द्वितीय कि ईरान के लोगों ने बड़े पैमाने पर लोगों के मंदिर तोड़ दिए, जो आर्थेनियन लोग थे उनको बहुत कष्ट पहुंचाए, मंदिरों का विनाश किया। तो फिलिप द्वितीय ने कहा कि भाई ईरानी लोगों के इस काम के लिए हम बदला लेंगे, ईरानी लोगों को मारेंगे, उन्होंने इतने सारे मंदिरों को क्यों तोड़ा, उन्होंने इन लोगों को इतना कष्ट क्यों पहुंचाया। इसलिए फिलिप द्वितीय ने कहा कि हम फारस पर अटैक करेंगे, यानी कि ईरान पर अटैक करेंगे, और जितने भी उधर के एरिया हैं उन सबको मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन 336 BC में इनकी हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई? फिलिप द्वितीय की। और बस फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद क्या हुआ कि जितने भी एरिया को फिलिप द्वितीय ने कंट्रोल किया था, उन सभी ने फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया कि नहीं, अब हम यूनान के साथ नहीं है, अब हम यूनान के साथ नहीं है, मैसेडोनियन के साथ नहीं है। ऐसे में अलेक्जेंडर ने कमान संभाली और इन सबको लपेटना शुरू कर दिया, जितने भी लोग फिलिप द्वितीय के अगेंस्ट हो गए, और फिर से उसने पूरे के पूरे यूनान को कंट्रोल कर लिया। और फिर फारस पर भी अटैक करा, और फारस के जो राजा थे उन्हें डेरिडियस को भी उसने हरा दिया। यानी कि अब तक की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि यूनान में ओलंपस पर्वत है, उत्तर और दक्षिण में बटा हुआ है। उत्तर के लोगों को असभ्य माना जा रहा है और दक्षिण के लोग अपने आप को विद्वान मान रहे हैं। उत्तर में ही एक बंदा आता है जिसका नाम है फिलिप द्वितीय, जो कि मैसेडोनियन है। ये क्या करेगा, ये इस पूरे एरिया को एकजुट कर देगा, इनकी लड़ाई खत्म कर देगा। इसी के बेटे का नाम अलेक्जेंडर आएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अलेक्जेंडर एक ग्रीक बंदा था, यूनानी बंदा था, लेकिन ऐसा नहीं, वो मैसेडोनियन बंदा था और उसने पूरे पूरे एरिया को कंट्रोल किया। अब क्या हुआ, फिलिप द्वितीय के टाइम पर यूनान और फारस का युद्ध शुरू हो गया, और फारसी लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने उस पर अटैक कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से फिलिप द्वितीय मारा गया। फिलिप द्वितीय के मरने के बाद सीन ये हुआ कि जो उसके पहले सहयोगी थे वो उसके विरोधी हो गए। लेकिन जब सिकंदर राजा बना तो उसने सबको लपेटा और सबको एकजुट कर दिया। उसके बाद उसने फारस से भी लड़ाई करी और वहाँ के राजा डेरियस को भी हरा दिया। अब इस राजा डेरियस को हराने के बाद वो ये सोच रहा है कि मैं ईरान के सारे एरिया कब्जा कर लूँ, और ईरान का ही एक एरिया है जो भारत में है, सिंधु नदी के पास। और यही चीज़ सिकंदर को प्रेरित करेगी कि वो इस एरिया के यानी कि इंडिया की तरफ आए। तो एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है A.K. नारायण। A.K. नारायण ने अपनी किताब में ये लिखा है कि चूंकि भारत जो है ईरानी साम्राज्य का हिस्सा था, इसलिए ईरानी साम्राज्य को हराने के लिए अलेक्जेंडर की दिलचस्पी भारत की तरफ बढ़ गई। ठीक है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर सिर्फ यहाँ की धन और दौलत की वजह से नहीं आया था, बल्कि एक वजह तो ये है कि इस वजह से आया था कि ये क्षेत्र ईरान के अंडर में था। दूसरा, वो ये देखना चाहता था यार सिंधु नदी के पार का क्षेत्र कैसा है, क्योंकि अगर उसे सिर्फ ईरान को ही हराना होता तो सिंधु नदी के से पहले वाला जो क्षेत्र है वो जीत के चला जाता। लेकिन उसकी दिलचस्पी इसमें भी थी कि सिंधु नदी के पार भारत दिखता कैसा है, वहाँ का रास्ता क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और इसी वजह से वो भारत को जीतने का उसके अंदर जोश था कि वो पूरे भारत को जीत ले, और इसीलिए वो अटैक कर देगा। 327 BC में अलेक्जेंडर हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए सिंधु नदी के मैदानों की तरफ बढ़ेगा, और इत्तेफाक से वो इस क्षेत्र को पार भी कर लेगा। और इस तरीके से 326 BC में वो इंडिया में आ भी जाएगा। यानी कि आपसे पूछा जाए अलेक्जेंडर ने सिंधु नदी को कब पार किया, तो 326 BC में, और उसकी सेनाएं तक्षशिला तक आ गई, जो उस समय बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अब भाई जब अलेक्जेंडर की एंट्री इंडिया में होती है तो जो इंडिया के राजा हैं उनके अंदर थोड़ी सी उथल पुथल मच जाती है। और सबसे जो प्रसिद्ध राजा है वो पोरस होगा, जिसका और अलेक्जेंडर का युद्ध होगा। हालांकि पोरस इस युद्ध में हार जाएगा, लेकिन वो बड़ी वीरता के साथ इसका क्या करेगा, सामना करेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब अलेक्जेंडर भारत में आएगा तो सबसे पहला जो राजा है वो है आम्भी, जो अपनी हार स्वीकार कर लेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे अलेक्जेंडर के आक्रमण के टाइम पर सबसे पहला राजा कौन सा था जिसने अलेक्जेंडर को स्वीकार करा, उसका नाम था आम्भी। हालांकि इतिहास ये लिखता है कि अगर आम्भी और पोरस मिल जाते तो ये दोनों मिलकर अलेक्जेंडर को हरा सकते थे, लेकिन वही एकता की कमी थी हमारे अंदर, आज भी है। तो आम्भी और पोरस एक दूसरे से जुड़े ही नहीं। परिणाम ये हुआ कि आम्भी ने अलेक्जेंडर का विरोध ही नहीं किया, बल्कि ये कहा आओ आओ अलेक्जेंडर जी आओ। उन्हें उपहार दिए गए, उनका स्वागत किया गया। अलेक्जेंडर ने कहा चल भाई तू तो अपना ही बंदा है, तुझे कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, और शांतिपूर्वक वहाँ से चला गया। लेकिन पोरस ने कहा ना, मैं तेरा सामना करूँगा, मैं तेरे से समर्पण नहीं करूँगा। अब पोरस और सिकंदर का युद्ध शुरू हुआ। यानी कि पोरस से मिलने का इच्छुक था, उसने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था। मौसम की स्थिति बेकार थी, पूरा क्षेत्र बर्फ से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी सिकंदर तो सिकंदर ही ठहरा। उसने झेलम नदी को पार किया और दूसरे तट पर पोरस था। पोरस की सेना पर हमला कर दिया। पोरस और सिकंदर का एक बहुत खतरनाक युद्ध होता है जिसमें पोरस घायल हो जाता है और वो पीछे हट जाता है।
लेकिन पोरस के युद्ध से, उसके व्यक्तित्व से, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी से वो बहुत खुश होता है और कहता है जो क्षेत्र मैंने तेरा जीता है उसे मैं तुझे वापस दे देता हूँ। और दोनों सहयोगी हो जाते हैं, यानी कि पोरस और सिकंदर दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं। अलेक्जेंडर इस जीत से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, जीत का उत्सव मनाया जाता है, दो बड़े नगरों की स्थापना करता है। एक नगर का नाम वो रखता है नेसिया और एक नगर का नाम रखता है वो ब्यूसेफला। ब्यूसेफला इसलिए लगता है क्योंकि सिकंदर के घोड़े का नाम था ब्यूसेफेला। तो ब्यूसेफला उसके घोड़े का नाम था, इसलिए उसने अपने घोड़े की याद में उस नगर का नाम ही रख दिया ब्यूसेफला। तो अगर आपसे पूछा जाए सिकंदर ने जब भारत की तरफ आक्रमण किया तो उसने जिन क्षेत्रों को जीता उनमें से किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम बताऊं, तो एक क्षेत्र का नाम है नेसिया और एक का नाम है ब्यूसेफला। ब्यूसेफले का नाम ब्यूसेफला ही क्यों रखा गया, क्योंकि उसके घोड़े का नाम था जो युद्ध की थकान में क्या हो गया था, मर गया था। आगे अगर हम बात करें, अलेक्जेंडर ने बेबीलोनिया में एक टकसाल के युद्ध में कुछ सिक्के भी जारी करे। उन सिक्कों की यहाँ आकृतियाँ दी गई हैं। अलेक्जेंडर अपने अभियान में आगे बढ़ता रहा। अब उसकी इच्छा ये थी कि वो पूरे भारत को जीते, लेकिन उस समय भारत में बिहार वाला जो एरिया जिसे हम मगध कहते हैं, उस समय मगध कहते थे, वहाँ पर एक शक्तिशाली वंश शासन कर रहा था जिसका नाम था नंद वंश। अलेक्जेंडर ने बहुत सारे राज्यों को हराया, पंजाब में कथ राजाओं के साथ भयानक लड़ाई लड़ी, बहादुरों से लड़े वो लोग, लेकिन अलेक्जेंडर ने उनका किला जीत लिया, उन सबको तहस नहस कर दिया। नंद वंश को हराना चाहता था सिकंदर, लेकिन दो समस्याएं आई। पहली समस्या ये आई कि जो सिकंदर के सैनिक थे ना भाई, देखो कोई भी युद्ध जब लड़ा जाता है, कोई राजा युद्ध को जब जीतता है जब उसकी सेना उसके साथ हो जाती है। लेकिन सिकंदर की जो सेना थी वो बहुत दिनों से घर से बाहर निकली हुई थी, वो बहुत थक चुके थे युद्ध लड़ लड़ के, और अधिकतर सैनिक ये चाहते थे कि वो अपने घर में वापस जाएं। तो इसलिए भाई सिकंदर के सैनिकों ने ये कहा कि नहीं, हम क्या है आगे नहीं लड़ना चाहते, अब हमें अपने घर जाना है। तो सिकंदर की जब सेना उसके साथ नहीं थी तो सिकंदर कहाँ आगे लड़ पाता। सिकंदर तो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से क्या कर दिया, मना कर दिया। परिणाम ये हुआ कि झेलम नदी से उसने वापस लौट गया और उतना जितना भी क्षेत्र उसने जीता था वो अलग अलग राजाओं में बांट दिया। आगे चलकर शूद्रक वगैरह से भी उसने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इत्तेफाक से अगले ही साल उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब वो मृत्यु शैया पर लेटा था, यानी कि जब अपने अंतिम समय पर था, तो उससे पूछा गया कि भाई जो तुमने इतना बड़ा क्षेत्र जीता है वो किसको दिया जाए। तो उसने कहा जो सबसे शक्तिशाली हो उसे ये क्षेत्र दिया जाए। बस शक्तिशाली बनने के लिए आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, यानी कि अलेक्जेंडर के मरने के बाद जो उसके सेनापति थे, मंत्री थे, वो आपस में लड़ने लगे कि मैं सबसे शक्तिशाली, मैं शक्तिशाली, और पूरे पूरे क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। भारत का जो क्षेत्र उसने जीता था उस क्षेत्र पर उसने एक बंदे को सेकुलस निकेटर को दिया था, और जो ये सेकुलस निकेटर था ये उस क्षेत्र को क्या करेगा, संभालेगा। यहाँ पर इस बॉक्स में थोड़ा सा एरियन के बारे में बताया गया है, ठीक है, क्योंकि आगे हमें एरियन की किताब इंडिका के बारे में बताया जाएगा। तो एरियन का थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं। अब तक की जो कहानी थी पहले मैं बता देता हूँ वो क्या थी। अब तक की कहानी इतनी सी है कि भारत की जो स्थिति थी वो बेकार थी, छोटे छोटे राजा थे, एकता नहीं थी, इस वजह से ईरान के लोगों ने अटैक किया और उसके कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लिया। फिर ईरान और यूनान की लड़ाई शुरू हुई। चूँकि भारत का वो एरिया ईरान के कब्जे में था, इसलिए यूनानी लोगों यानी कि सिकंदर ने इस एरिया को कंट्रोल करना शुरू किया और भारत पर अटैक करा। यहाँ पर जो पोरस था उसने उसका मिलकर सामने करा, लेकिन आगे चलकर पोरस हार जाता है और कुल मिलाकर सिकंदर बहुत बड़े एरिया पर कब्जा कर लेता है और उस क्षेत्र को वो सेल्यूकस निकेटर को देकर चला जाता है। अगले साल उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया। परिणाम ये हुआ कि आपस में ही लड़ने लगे कि किसको ये क्षेत्र मिलना चाहिए। अब हम एरियन की बात करते हैं जिन्होंने एक किताब लिखी इंडिका। तो एरियन का जो पूरा नाम है वह है लुसियस फ्लेवियस एरियंस, जिन्हें शॉर्ट में एरियन कहा जाता है। इनका जन्म 85 to 90 सी के बीच में हुआ होगा, एग्जैक्ट डेट नहीं पता हिस्ट्री में, ठीक है। अलेक्जेंडर से संबंधित जो किताबें इन्होंने लिखी हैं वो अलेक्जेंडर के मरने से 300 साल बाद की हैं, हालांकि ये लिप्त हो चुकी किताबों पर आधारित थी। तो रोमन साम्राज्य में ये सेना का अध्यक्ष था और इसको बहुत अच्छा शौक था एरियन को शिकार करने का, घुड़सवारी, सेना की रणनीति पर लिखने का। और ऐसे में इसने एक किताब लिखी अलेक्जेंडर पर, और ये किताब 7 भागों में बटी हुई है, ठीक है। भारत के बारे में किताब है उसकी इंडिके एनोबसिस, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। तो एरियन की किताब इंडिके है और एरियन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वो एक फिलोसफर भी है, एक पॉलिटिशियन भी है, एक सैनिक भी है और एक हिस्टोरियन भी है। अलेक्जेंडर के बारे में, जो अलेक्जेंडर ने एशिया पर अटैक किया था यानी कि इंडिया की तरफ अटैक किया था, उसके बारे में उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। हालांकि जो उसने चीज़ें लिखी हैं उसके लिए उसने कुछ राइटर्स की किताबों का यूज़ किया है, जैसे एक लेखक थे मैगस्थनीज, ये मौर्य साम्राज्य के टाइम पर रहेंगे। इसके अलावा एरोटिस्थनीज,
इन सब ने जो भारत के बारे में किताबें लिखी हैं उनको पढ़कर एरियन ने भी लिखा है। दूसरा भाग नियरकस के सिंधु यात्रा पर है। तीसरा भाग ये बता रहा है कि अत्यधिक गर्मी के कारण बहुत सारे हिस्से भारत के ऐसे थे जहाँ पर लोग रह नहीं सकते थे। इंडिके का जो पहला पार्ट है उसका ट्रांसलेशन J.W. मैकफ्रीडल ने किया है। इसमें हिस्ट्री, भूगोल, आर्कियोलॉजिस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। मैगस्थनीज और नियरकस के विवरण के आधार पर भारत के बारे में आपको उस समय की जानकारी मिल सकती है। अलेक्जेंडर कर्निंगम जो कि बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि उस समय जो एक जगह थी पट्टल, इसका नाम निरंकोल और हैदराबाद है आज का, और पुराना नाम है पाठशिला। तो कुल मिलाकर इस किताब से आपको उस समय के गंगा यमुना के मैदानों के बारे में पता चलेगा, भारतीय लोगों के जीवन के बारे में पता चलेगा, ठीक है, खाना बदोश स्थिति के बारे में पता चलेगा कि एक जगह से लोग जो दूसरी जगह भागते रहते थे खाने पीने की तलाश में, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको एरियन के इंडिके से मिलेगी। आपको ज़्यादा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर में एरियन की इंडिके जो है वो टिप्पणी में ही आ सकती है, लेकिन आप तो 20-20 नंबर के जो है क्वेश्चन वो करके अपना काम निपटा देना। अलेक्जेंडर के बाद उसका क्षेत्र किसके पास गया, ये मैंने आपको बताया ही था कि भारत में जो क्षेत्र था उसका वो गया किसके पास, सेल्यूकस निकेटर के पास। तो भारत और फारस से वापस आ गया जब अलेक्जेंडर, तो उसने अपने साम्राज्य को ज़्यादातर उन्हीं राजाओं को दे दिया जिन राजाओं को उसने हराया था, ठीक है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो उसने अपने सेनापतियों को सौंप दिए, और ये क्षेत्र थे 3 सेनापतियों के पास। एक का नाम था एंटीगोनस, एक का नाम था सेल्यूकस और एक था टॉलेमी। टॉलेमी जिसने ज्योग्राफी लिखी है। तो लेकिन मेन बंदा कौन होगा, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की आपस में लड़ाई होगी और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देगा। सेल्यूकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य हरा देगा तो सेल्यूकस निकेटर के पास जो क्षेत्र थे, अफगानिस्तान, मकरान, बलूचिस्तान के आसपास के जो इलाके हैं, ये सब चंद्रगुप्त जीत लेगा। और इवन सेल्यूकस निकेटर की जो लड़की है कार्नेलिया, उससे भी चंद्रगुप्त शादी कर लेगा। तो यानी कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होगी। सेल्यूकस निकेटर के जो क्षेत्र थे, यानी कि सिकंदर ने जो जो क्षेत्र उसके कब्जे में ले रखे थे, वो सारे क्षेत्र किसको मिल जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर अपनी लड़की की शादी करवा देगा किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। परिणाम ये होगा दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाएंगे। ये माना जाता है कि जो ग्रीक फिलॉसफी है उसमें चंद्रगुप्त का जो नाम है वो सैंड्रो कोटस के नाम से फेमस है। तो ये क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनसे पूछा जाता है कि यूनानी लेखकों में चंद्रगुप्त के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, तो सैंड्रा कोटस। क्लियर है भाई यहाँ तक। अलेक्जेंडर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो अलेक्जेंडर के आक्रमण का, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अलेक्जेंडर के आक्रमण का प्रभाव जो भारत पर पड़ा, वो डायरेक्टली तो कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ा। इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि हालांकि सिकंदर ने अटैक जो किया था वो कोई उसके पीछे उसकी मंशा नहीं थी, लेकिन उसके अटैक का प्रभाव ये पड़ा कि भारत और यूनान के बीच में संबंध स्थापित हो गए। भारत की तरफ जाने वाले एक नए रास्ते की खोज हुई। सिंधु नदी के पास जाने के लिए समुद्री यात्राएं शुरू हो चुकी थी, तो समुद्र वाले रास्ते और पहाड़ों वाले रास्ते, इन सब की खोज हुई। अलेक्जेंडर के आक्रमण का ये प्रभाव था। बड़े पैमाने पर व्यापारिक एक्टिविटी शुरू हो गई, अरेबियन लोगों का भी आना जाना शुरू हो गया। तो ये कह रहा है कि भारत में अलेक्जेंडर के अभियान उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितना वो सोचता होगा, यानी कि अलेक्जेंडर ने इतना सारा कुछ सोच के अटैक नहीं किया होगा, लेकिन उसके आक्रमण का प्रभाव बहुत खतरनाक पड़ा। कह रहा है एक हिस्टोरियन है R.K. मुखर्जी, ये कह रहे हैं भारत में अलेक्जेंडर का जो अभियान था वो कोई शानदार नहीं था, क्योंकि उसका सामना किसी शक्तिशाली राजा से हुआ ही नहीं, पोरस को छोड़ दिया जाए तो इसलिए उसके अभियान का प्रभाव भी क्या था, अप्रत्यक्ष था। देखो जब कोई राज्य हारता है और कोई राज्य जीतता है तो हारे वाले का कल्चर चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाती है, संस्कृति, सब कुछ चेंज हो जाती हैं। लेकिन अलेक्जेंडर के आक्रमण का प्रभाव ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। उसका रीज़न कि किसी भी रियासत से उसका कोई तगड़ा मुकाबला नहीं हुआ। लेकिन उसके आक्रमण के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य के मन में ये बात आ गई कि छोटे छोटे राजाओं को हराना आसान है, और उसने एक तरफ से छोटे छोटे राजाओं को हराना शुरू करा। यानी कि जो भारत की कमजोरी थी उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के आक्रमण से ही समझ लिया, और उसके बाद एक विशाल साम्राज्य खड़ा करा। उसने नंद वंश की सेनाओं को उखाड़ फेंका और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसने उसके एरिया को भी जीत लिया। इस तरह यूनानियों और भारतीयों के बीच में संबंध स्थापित हुए। तो अलेक्जेंडर के आक्रमण का पहला प्रभाव यह था कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक मोटिवेशन से मिल गई। दूसरी बात यह है कि यूनानियों और भारतीयों के बीच में व्यापार शुरू हुआ। व्यापार इतने खतरनाक तरीके से होता था कि भारत का एक राजा था जिसका नाम था एमिटोकट्स। इसने सीरिया के राजा एंटिओकस से मीठी शराब, अंजीर और एक सोफिस्ट का व्यापार करा। हालांकि मीठी शराब और अंजीर तो भेज दी गई, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम सोफिस्ट यहाँ से नहीं भेजते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें पता चलती हैं आपको कि किस तरीके से वहाँ पे व्यापार हो रहा है। आगे चलकर जब राजा अशोक बनेगा तो अशोक भी यहाँ के लोगों से संबंध स्थापित करेगा, व्यापारिक एक्टिविटी करेगा और बड़े पैमाने पर अपने अभिलेख जारी करेगा।
उसके 13वें अभिलेख में सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा अशोक की जो धम्म विजय थी, जब उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। आसान भाषा में बात करूँ तो अलेक्जेंडर के आक्रमण का प्रभाव ये है कि यूनानी और भारतीयों के बीच में संबंध स्थापित हो रहे हैं। न सिर्फ व्यापारिक संबंध बल्कि धार्मिक संबंध भी स्थापित हो रहे हैं, राजनीतिक संबंध भी स्थापित हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर आवाजाही भी हो रही है, राजदूतों को भी नियुक्त किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है लास्ट में कि अलेक्जेंडर के अभियानों की वजह से ही जो भारत की तरफ आने वाले मार्ग हैं, रास्ते हैं, उनके बारे में पता चला। समुद्री रास्ते और भूमि रास्ते दोनों खुल गए। इनके माध्यम से व्यापारी आवाजाही करने लगे, शिल्पकार आवाजाही करने लगे, यूनानी बस्तियों की स्थापना की जाने लगी। झेलम नदी, सिंध नदी के आसपास के जो एरिया थे, जैसे बाऊ, केफला, अलेक्जेंड्रिया, ये सब जो क्षेत्र हैं, धीरे धीरे करके इनकी खोज होने लगी और बड़े पैमाने पर व्यापारिक एक्टिविटियाँ होने लगी। भारत की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब के बारे में बड़े पैमाने पर लिखा गया। ठीक है, भारत की जो बैल हैं वो सबसे अच्छी नस्ल के हैं, इसके बारे में पता चला। तो ये सब अलेक्जेंडर के प्रभाव हैं, अलेक्जेंडर के आक्रमण के प्रभाव हैं। चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आगे चैप्टर का एक सारांश है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।